नमस्कार, मैं रजनीश पांडे स्वागत करता हूं आपका अपनी प्रस्तुति में। आज हम बात करेंगे भारत की, जी हाँ भारत की। हम बात करेंगे उस समय के भारत की जब टीवी चैनल्स के नाम पर दूरदर्शन, नौकरियों के नाम पर केवल सरकारी नौकरियां और गाड़ियों के नाम पर केवल फिएट एम्बेसडर ही उपलब्ध थी। हम बात कर रहे हैं 1985 से 1995 के दशक की। यह वही समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी थी। बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत के पास मौजूदा कर्ज को चुकाने के लिए भी जो रकम थी वह नाकाफी थी। भारत पूर्णतः एक रणजाल की स्थिति में फंसने के लिए तैयार था। अब इतनी बातों से एक बात तो साफ है कि भारत की इतनी बुरी स्थिति एक दिन में तो नहीं हुई थी। यह पिछले 4 दशकों की नाकामयाब योजनाओं का ही परिणाम था, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को पिंजरे के समान बांध रखा था। इस दिन रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री वेंकटमांजी मनमोहन सिंह जी से मिले। अपने आरबीआई गवर्नर के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उन्होंने मनमोहन सिंह जी को एक प्रस्ताव दिया जो कि आगे चलकर डूबती अर्थव्यवस्था को एक तिनके के सहारे की तरह सिद्ध हुआ। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सैकड़ों टन सोना है। अगर हम इसे गिरवी रखते हैं तो देश को काफी राहत मिल जाएगी। अगर देश मुश्किल में हो तो रिजर्व बैंक ऐसा कर सकता है। को ये प्रस्ताव काफी उपयोगी लगा। वे तुरंत उस समय के प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर के पास पहुंचे और उनके सामने वेंकटरमन का सुझाव प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री जी, आरबीआई गवर्नर के पास आर्थिक संकट से निकलने का एक प्रपोजल है। सर, आरबीआई मुश्किल घड़ी में अपने गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल कर सकती है। हम इंटरनेशनल बैंक में अपना सोना गिरवी देंगे तो उसके एवज में हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। चंद्रशेखर ने सुझाव पर अपनी स्वीकृति दे दी और भारत से तकरीबन 20,000 किलो सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया। ये वे सोना था जो कि कस्टम विभाग के अफसरों ने स्मगलिंग के दौरान पकड़ा था और भारतीय स्टेट बैंक में रखा था। लेकिन इससे मिलने वाली रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। भारत को इससे केवल $2 करोड़ ही कर्ज के रूप में दिए गए, जो अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नाकाफी थे। इसी कारणवश एक बार भारत ने फिर 47,000 किलो सोना गिरवी रखने का फैसला किया और ये सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में अलग अलग अनुपात में रखा गया, जिससे भारत को लगभग $1100 करोड़ कर्ज में मिले। और गरीबी में आटा तो तब गीला हुआ जब उसी कालखंड में गल्फ वॉर भी शुरू हो गई। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। संयुक्त 37 देश इराक पर लगातार भारी हमला कर रहे थे, जिसमें इराक की कमर तोड़ने में अमेरिका की अहम भूमिका थी। अमेरिका लगातार इराक के ऊपर अपने अत्याधुनिक विमानों से बमबारी कर रहा था, जिसने भारत के लिए आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति पैदा कर दी थी। दरअसल भारत हमेशा से ही खाड़ी देशों का समर्थक रहा है, लेकिन भारत को विदेशी बैंकों से कर्ज लेने के लिए अमेरिका को अपने पक्ष में करना पड़ता था, या यूं कहें कि भारत को अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ती थी। अमेरिका ने इसी मौके का फायदा उठाते हुए भारत के सामने एक शर्त रखी। अमेरिका ने शर्त रखी कि इराक पर हमला करने के लिए भारत अमेरिका को अपना मुंबई का एयरबेस रिफ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करने दे। भारत की दयनीय और डावाडोल हो चुकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए न चाहकर भी हमें अमेरिका का साथ देना पड़ा, जिसके एवज में अगले ही दिन IMF की तरफ से भारत के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। और इन सभी घटनाक्रमों से एक बात तो सभी को समझ आ गई थी कि भारत लंबे समय तक के लिए विदेशी कर्ज के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था के बंद दरवाजों को खोलना पड़ेगा। आखिरकार अब वह समय आ चुका था जब भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान करने की पहल की गई। इसी के संदर्भ में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर हुए के शब्दों का प्रयोग करते हुए संसद में एक नई पॉलिसी पेश की। Stages of manufacture.
While a uniform pattern of incentive is generally to be preferred, there is a case for introducing some disincentive for export of certain primary products where the same product can be easily exported in value-added form. I therefore propose to impose an export duty of 10% on exports of certain types of finished leather and on unpolished granite in order to encourage exporters to shift to leather products and polished granites. I am also an additional revenue of rupees 142 crores. Sir, I have also proposed certain amendments in the finance bill seeking to effect changes in the excise and customs tariff. These amendments are generally enabling provisions and have no revenue implications. Besides, there are proposals for amendment of some of the existing notifications. In order to save the time of the House, I do not propose to recount them. The proposals with regard to changes in excise duties. उन्होंने कहा, इस पॉलिसी के आने से पहले भारतीय सरकार के हाथों में औद्योगिक जगत का पूरा आधिपत्य था। यहाँ तक कि भारतीय सरकार बोतलें, घड़ियां, चप्पल, साबुन ये सभी चीजों का भी उत्पादन करती थी। लेकिन उदारीकरण के बाद सरकार ने इन सभी चीजों से खुद को पीछे खींच लिया। उदारीकरण के पहले प्राइवेट सेक्टर को क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये सभी इजाजतें भारत सरकार से लेनी होती थी। इसी कारण से उदारीकरण के पहले के समय को कई बार लाइसेंस या परमिट राज की संज्ञा भी दी जाती है। अब किसे इस बात का बोध था कि मजबूरी में लिया गया फैसला भारत के अंधकार रूपी भविष्य को सुनहरा करने में सक्षम है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अर्थव्यवस्था के द्वार सभी के लिए खोलने के परिणाम स्वरूप भारत में बहुत ज्यादा विदेशी निवेश आया और भारत की देसी कंपनियां भी विदेशी बाजार में आधिपत्य जमाने लगी। आमतौर पर इस सुनहरे फैसले का पूरा श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है और हम एक ऐसी हस्ती को भूल जाते हैं जिनके बिना शायद इतना बड़ा फैसला लेना संभव भी न होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 21 जून 1991 से 19 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे श्री नरसिंह राव जी की। श्री नरसिंह राव ही वही व्यक्ति थे जो कि चंद्रशेखर सरकार के गिरने के बाद प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह जी को राजनीतिक रोष व थापटक से दूर रखा। वह हमेशा ही मनमोहन सिंह जी के लिए एक ढाल समान खड़े रहे। The duo, the Prime Minister giving him the political wherewithal, the armor which he needs, and the Finance Minister being an expert in the job, in which I don't interfere unless I find that from the people there will be something like a backlash. Then of course I have to warn him, and he takes the warning. सारांश यह है कि 1991 में भारतीय सरकार द्वारा लिया गया यह महत्वपूर्ण फैसला भारत को एक नई दिशा प्रदान करने में मददगार साबित हुआ। जहां बड़ी सरकारी कंपनियां आगे चलकर धराशायी हो गई, वहां भारत की प्राइवेट कंपनियों ने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में कायम कर लिया है। हमसे जुड़े रहने और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम, स्वस्थ रहें, खुश रहें। प्रेम मेरा देश के लिए